ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एसेट शो पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं द रियल एसेट शो का एक और एपिसोड, जहां पर आप जानते हैं कि बातें होती हैं थोड़ी इन डेप्थ और गहरी। लेकिन आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इन डेप्थ भी होगा, गहरा भी होगा, लेकिन वो ऐसा है जो आपसे, मुझसे और हर घर खरीदार से सीधा सरोकार रखता है। क्यों? क्योंकि घर सिर्फ ईंट और सीमेंट हम सब जानते नहीं होता। ये जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ा सपना है और सबसे बड़ा भरोसा है। लेकिन अगर वही सपना सालों तक अधूरा रह जाए, पैसे फंस जाए, EMI चलती रहे, ऊपर से किराया भी देना पड़े और न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ जाए, तो गुस्सा किस पर करेंगे? बिल्डर पर, सिस्टम पर या फिर कानून पर? क्योंकि अब तो कानून भी मौजूद है। तो आज यही बड़ा सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया। अब देखिए, विडंबना कहेंगे या क्या कहें इसको, कि यह सवाल आपके और मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, यह आ रहा है देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें भी CJI की तरफ से, यानी जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने यह सवाल उठाया है। क्या कहा है अदालत ने? अदालत ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, जिसे हम आम बोलचाल में रेरा कहते हैं, उस रेरा के कामकाज पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह कानून अपने असली मकसद यानी घर खरीदारों को जल्दी और ठोस राहत देने में पूरी तरह सफल नहीं दिख रहा। कोर्ट का कहना है कि आदेश तो दिए जाते हैं लेकिन उनका पालन वक्त पर नहीं होता। बिल्डर अपील कर देते हैं, स्टे ले आते हैं, मामला लटक जाता है और खरीदार इंतजार करता रह जाता है। अलग अलग राज्यों में रेरा का काम भी एक जैसा नहीं है, कहीं केसों का ढेर लगा है, कहीं अपील की व्यवस्था मजबूत नहीं है, तो कहीं आदेश लागू कराने की ताकत कमजोर है। अदालत ने साफ इशारा किया कि अगर प्रक्रिया इतनी धीमी हो जाए कि डिफॉल्ट करने वाले बिल्डर्स को ही समय मिलने लग जाए, तो फिर कानून का असर क्या रह जाएगा? सरकार ने भी कोशिशें की हैं, पोर्टल बनाए, नियम सख्त किए, सुधार की बातें की, लेकिन जमीन पर सवाल अब भी वही खड़ा है। क्या रेरा सच में खरीदार की ढाल है या सिर्फ कागजों में मजबूत दिखने वाला एक सिस्टम है? आखिर दिक्कत कहां है? क्या रेरा एक कागजी शेर है जिसके पास दिखावे की ताकत तो है लेकिन असल में वो कुछ कर नहीं सकता? कोर्ट ने यह भी कहा कि रेरा रिटायर्ड अधिकारियों के लिए एक पनाहगाह बन गया है। मतलब यहां काम करने वालों के पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। कई राज्यों में पद खाली पड़े हैं, यानी वर्कफोर्स की कमी है। कानून केंद्र का है लेकिन राज्यों को लागू करना होता है तो मामला सौतेला हो जाता है। आखिर कहां दिक्कत है? क्या सख्त नियमों से ईमानदार डेवलपर्स भी परेशान होते हैं? क्या देरी की वजह से डेवलपर या सरकारी मंजूरियां, मतलब डेवलपर है या फिर उसकी जगह आप सरकारी मंजूरियों और फाइनेंस की दिक्कतों को भी जिम्मेदार मानेंगे? और इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट ही कह दे तो आम आदमी अपने घर के सपने के लिए किस पर भरोसा करेगा? और तो और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि जिस स्वरूप में रेरा है, यानी आज वो जिस तरह के कानून या जिस स्वरूप में मौजूद है, उसे खत्म कर देना चाहिए। ये बहुत बहुत और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी है। कोर्ट कह रहा है जिस सिस्टम को हमने घर खरीदार के लिए एक ढाल माना, उसकी ताकत माना, जैसा आज वो दिख रहा है, जरूरत नहीं है, उसे खत्म कर दीजिए। तो आज करेंगे गहरी चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि दिक्कत आखिर कहां है, सुधार कैसे हो सकता है, क्या वक्त आ गया है कि रेरा 2.0 को लेकर आया जाए या सिर्फ सख्त अमल ही काफी है? नियम तो अपने आप में बेहतर है, कानून अपने आप में अच्छा है, क्योंकि बात सिर्फ कानून की नहीं है, बात उस भरोसे की भी है जिस पर हम और आप यानी हर भारतीय अपना घर खरीदता है। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज इस चर्चा के लिए, क्योंकि ये गहरी, सारगर्भित और बहुत जरूरी चर्चा है, हमने कुछ खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। देश के डेवलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट इलेक्ट जी राम रेड्डी साहब कार्यक्रम में है। पुणे और महाराष्ट्र के जाने माने डेवलपर और ईमानदारी से अपनी बात रखने वाले गेरा डेवलपर्स के MD रोहित गेरा साहब को आज हमने आमंत्रित किया है। लॉ फॉर्म इंटीग्रेट के फाउंडर, सुप्रीम कोर्ट के वकील और रेरा के बड़े जानकार वेंकट राव साहब हमारे साथ हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियल एस्टेट के हर विषय पर बारीकी, बेबाकी और निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखने वाले नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर ED गुलाम जिया साहब। आप सभी का
बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा तो देखिए लंबी गहरी और सब कुछ होगी, लेकिन ये सीधे के सीधे घर खरीदारों से जुड़ी है और इंडिया के टॉप जुडिशियल सिस्टम से आ रही है, तो इसका महत्व अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो चर्चा की शुरुआत में कुछ इस तरीके से करना चाहता हूं कि मैं आप चारों मेहमानों के बहुत छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाहता हूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसने बहुत सारी टिप्पणियां की। अच्छा, टिप्पणी ऐसा नहीं है कि पहली बार आ रही है, 2025 में भी लगभग इसी लाइन पे उन्होंने कुछ कहा था, लेकिन इस बार बहुत तीखा, बहुत साफ, बहुत तल्ख और बहुत गहरा कह दिया है कि रेरा को बंद ही कर दीजिए, ऐसे कानून का कोई फायदा नहीं है। तो आप लोगों की छोटी छोटी टिप्पणियां 1-1 मिनट की, जिसमें यह जानना चाहूंगा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की बात से इत्तेफाक रखते हैं। गुलाम जिया साहब स्टूडियो में आप बैठे हैं, मैं आपसे ही शुरुआत कर देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत ही महत्वपूर्ण गुफ्तगू में मुझे बुलाने का। मेरे विचार में तो ये कह देना कि रेरा को डिसबैन कर दिया जाए ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि मकसद तो सर्व कर रहा है, मुकम्मल तौर पर सर्व नहीं कर पा रहा है, या उसमें कुछ फ्लॉज हैं, उसमें डिफेक्ट्स हैं। उन डिफेक्ट्स को दुरुस्त करके दोबारा इसे लाया जाए, मेरे विचार में तो वो सही अप्रोच होगा, ना कि ये कि उसे बंद कर दिया जाए। राइट। राम रेड्डी सर, क्या रेरा अपने स्वरूप में विफल है? क्या इसे बंद कर देना चाहिए? शॉर्ट कमेंट, इनिशियल कमेंट। एब्सोल्युटली नॉट। रेरा आने के बाद में बहुत सुधार हुआ है, पहले जैसा नहीं है, मगर रेरा को इम्प्रूवमेंट करने का सुप्रीम कोर्ट का जो आई मीन कमेंट्स है सीजेए का, सो डेफिनेटली वो रेस्टार्ट आई मीन जो भी करना है, आई मीन मतलब इम्प्रूवमेंट करने का है, जो भी कमेंट्स है इम्प्रूवमेंट। बट रेरा आने के बाद में बहुत बदलाव आया है, आई मीन कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो ईमानदार बिल्डर्स है उसका भी अच्छा हो रहा है। अभी जो फ्लाई बाई नाइट राइडर्स का जो भी है अभी खत्म हो गया, और भी अभी बहुत इंप्रूवमेंट करने का तो है, बट बंद करने का तो डेफिनेटली नॉट एग्रीइंग दैट। राइट। रोहित सर, जब रेरा आया था तो आपने एक बहुत अच्छा सारगर्भित वीडियो डाला था, वो वीडियो तो मैं यहां भी प्ले नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन उसके 8-9 साल बाद अगर ये बात कहने के लिए आ जाए कि इसे बंद कीजिए, किसी काम का नहीं है, डू यू एग्री? आप इससे राजी हैं? मैं ये बात से सहमत नहीं हूं। कई राज्यों में इंप्लीमेंटेशन कम हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। कई राज्यों में बहुत अच्छा इंप्लीमेंट हुआ है, लेकिन ये बात भी सही है कि हर एरिया में इंप्रूवमेंट, उसमें इंप्लीमेंटेशन की इंप्रूवमेंट में स्कोप फिर भी है। तो ओवरऑल देयर इज एन इंप्रूवमेंट, सब जगह सेम नहीं है, और कोई एरिया में इंप्रूवमेंट का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो कई एरिया में थोड़ा कम है। बट आई डोंट अग्री कि इसको पूरा कैंसिल करेंगे, क्योंकि अगर रेरा को आपने कैंसिल कर दिया तो ग्राहक क्या करेंगे, कहां जाएंगे, उनको रिलीफ कहां मिलेगा? दैट इज द बिग क्वेश्चन देन। जी, टू बी प्रिसाइज, थोड़ा मैं स्पष्ट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो लाइन यूज की है वो ये कह रहे हैं कि इसके मौजूदा स्वरूप को खत्म कर दिया जाए, मतलब कानून रहे, लेकिन जैसा आज है वैसे कानून की आवश्यकता नहीं है। वेंकट राव साहब, आपने तो अंदर बाहर हर तरीके से रेरा को देखा है, लंबी बातचीत हमारी आपसे हुई पिछले 7-8 सालों में रेरा के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, वही एक आपकी शुरुआती संक्षिप्त टिप्पणी, कितना सहमत है आप उससे? देखिए, सहमति की जहां तक बात है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अक्सर अपने कॉमन मैन की फ्रस्ट्रेशन और उनकी जो मैं कहूं वीकनेसेस को हर वक्त सपोर्ट किया है और उनको दुरुस्त करने की कोशिश की है। तो आप इस इंटरप्रिटेशन को स्ट्रिक्टली अगर नहीं लेना चाहिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सीजेए ने भी कहा है, उनका महत्वपूर्ण बात हमें लेना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि इसमें क्या खामियां हैं जो हमें इस कानून को इंप्रूव करना चाहिए। उनका इनफैक्ट इसी तरीके से कहना है, हम इसको एक तरफा ये नहीं देखा जाए कि सिर्फ ये बंद करने की बात कही है। उनका कहना ये नहीं है, जो कि आपने अभी भी क्लैरिफाई भी किया है। उनका कहना ये है कि फिलहाल जिस स्थिति में जो फ्रस्ट्रेशंस उनके सामने आती हैं, उनको चलते हुए उन्होंने कहा इसको दुरुस्त किया जाए। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, एक 2.0 की जरूरत, आवश्यकता जरूर है। जी, ठीक है। तो हमारे चारों मेहमान ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको हम इस तरीके से देखें। हाँ, इस बात को सब एग्री कर रहे हैं कि उसमें कमियां हो सकती हैं, उसमें दिक्कतें हो सकती हैं, बट इट इज अ मच नीडेड लॉ। इसके आने से बहुत बड़ा परिवर्तन आया। हाँ, शायद जिस पर्पज से, जिस लेवल पे हम सोच रहे हैं वहां पर नहीं हो पाया, लेकिन इसका एक महत्व तो है। अब बात यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह रहा है, पिछले साल भी उन्होंने कहा, फिर यह कहा और काफी तीखे शब्दों में कहा है। गुलाम साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट बार बार यह बात दोहरा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय देश का,
उसमें भी सीजे आई, तो कुछ तो बात होगी कि उनको कुछ दिखा। अच्छा, उन्होंने उसकी कार्यप्रणाली पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं, चाहे वो कौन लोग उसको चलाते हैं, किस तरीके के लोग वहां बैठे हुए हैं, कितना अमला है, हर राज्य में अपना अपना सिस्टम है। तो क्या इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल दुरुस्त है। मैं चूंकि हम काफ़ी क्लोजली रेरा का जो डेटा है वो हम फॉलो करते चलते हैं। हमने नरेटको के प्लेटफॉर्म पर चंद महीनों पहले एक बहुत ही डिटेल्ड विस्तार के साथ हमने एक रिपोर्ट पेश की थी और नरेटको ने हमारा हमें समर्थन दिया था। वो रिपोर्ट लॉन्च की गई थी, मंत्री जी ने लॉन्च की थी। तो हम इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि रिसोर्सेस की तंगी बहुत बुरी तरह से महसूस की जाती है। अगर आप इस बात पर गौर करें कि इस समय देश में कुछ 1,60,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं और उसके सामने तकरीबन 1,55,000 प्रोजेक्ट्स का महुआ के वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने रेजोल्यूशन किया है डिस्प्यूट्स का। अब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इटसेल्फ वो अपने आप में गहराई में देखने जैसी चीज है। ट्रिब्यूनल का वो कुछ विस्तार से नहीं बताते कि उसका रेजोल्यूशन एक्सेप्टेबल रहा नहीं रहा, जिनके लिए रेजोल्यूशन हुआ वो खुश हैं नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। तो उस पर गौर करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखने की ये है कि अगर 1,60,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है इस समय, तो हर क्वार्टर उन 1,60,000 प्रोजेक्ट्स का डेटा अपलोड किया जा रहा है। डेवलपर्स को डेटा अपलोड करना मैंडेटरी है। आप ये समझें कि 1,60,000 के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हर क्वार्टर में इतने रजिस्टर हो रहे हैं। इट्स अ बिग डेटा। आप इस चीज को शायद तस्वुर भी नहीं कर पाए कि कितना सारा डेटा रेरा के वेबसाइट्स पर आ रहा है। अब रेरा के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये है, टेक्नोलॉजी हालांकि इनके काम आ सकती है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, एआई वगैरह, कि जब तक कोई ग्राहक जब तक डिस्प्यूट नहीं रेस करता तब तक इस डेटा को कोई चेक भी नहीं कर पाता। तो कहने का मकसद यह है कि मान लें अगर कोई शख्स अगर गलत डेटा, कोई डेवलपर गलत डेटा या ब्लैंक पेपर भी अपलोड करता है, अपलोड हो गया, बस इस चीज का की सहमति है, क्या अपलोड हुआ वो भी देखना मुमकिन नहीं है। तो एक ऑटोमेटिक रेड फ्लैग सिस्टम अगर हो तब ये बेहतर बात होगी कि किसी भी डेवलपर के लिए उस समय ये नामुमकिन हो जाएगा कि आप डेटा अगर गलत अपलोड कर रहे हैं फिर भी आप बच जाएंगे। अगर आप डेवलपर्स, आप सारे, आपका कोई भी बायर ऐसा नहीं है जो रेड फ्लैग रेज नहीं कर रहा है, तो आपको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। तो ये जो पहलू है, और इसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि रिसोर्सेस कम है। अगर आप रेरास को देख लें, बहुत ही तंग लोग, बहुत ही कम लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे लगती है कि इस समय बजटरी एलोकेशन स्टेट्स का है ये सब्जेक्ट, जैसा आपने बताया फेडरल स्ट्रक्चर में। तो स्टेट के पास कितना बजट है कि इतने रिसोर्सेस को हायर किया जाए, वो आपका सारा रेरा का इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड बेस किया जाए, इनके दफातर अलग अलग मकाम पे बनाए जाएं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी जिस चीज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हुई है उसका कारण ये था कि किसी स्टेट ने अपने रेरा को एक शहर से उठा के दूसरे शहर में भेजने का प्लान बनाया। अभी अगर आप ये सोच लें कि महाराष्ट्र, जहां पर 55,000 के आसपास रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से तकरीबन आधे मुंबई में है, अगर कल को मान लें मुंबई से कहा जाता है कि रेरा को उठा के नागपुर भेज दिया जाए, आप ये सोचें कि कितने लोग होंगे जो इससे असंतुष्ट होंगे और शायद रेरा रजिस्ट्रेशन कम हो जाए, ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन कम हो जाए, क्योंकि कौन इतनी दूर ट्रेवल करेगा। तो ये जो एक ब्रॉड बेसिंग रेरा की है वो सबसे बड़ी दिक्कत है और वो रिसोर्स क्रंच के कारण है। तो जरूरत इस बात की है कि बजट बढ़ाया जाए, हर स्टेट अपने उस बजट को डिलीजेंटली रेरा के इंप्रूवमेंट के लिए खर्च करे, वरना इन एब्सेंस जो चल रहा है इस समय वही चलता रहेगा। राइट। तो क्योंकि आपने कहा कि पूरा एक सिस्टम है जिसके ऊपर भी सवाल आए, एक ग्राउंड चेक ले लेता हूं। वेंकट साहब, आप तो रेगुलरली बहुत सारे रेरा ऑफिस को विजिट करते हैं, जाते हैं, तो जो गुलाम साहब कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें कहा है, एक तो उन्होंने कहा कि जो ऑफिसर्स वहां बैठे हैं उनमें मोटिवेशन की कमी है, रिटायर्ड लोगों की पनाहगाह बन गई है। सेकेंडली, शायद स्टाफ सफिशिएंट नहीं है। जैसे बता रहे हैं कि इतना डेटा अपलोड होता है, उसे चेक करने का, देखने का कोई सिस्टम है कि नहीं, कितने लोग रेरा में काम करते हैं, क्या है कि अपीलेट ट्रिब्यूनल बना है नहीं बना है। मतलब एक कानून तो बना दिया गया और चूंकि बनाने वाले कोई और थे, लागू करने वाले कोई और हैं, तो कहीं फंस के रह गया। क्या ये बात सही है कि वो सिस्टम तो बना दिया कागज पे मजबूत, लेकिन ऑन ग्राउंड उसके पास कोई मजबूती नहीं है, उसके पास लोग ही नहीं है? विपिन जी, डेफिनेटली जो गुलाम जी कह रहे हैं कि उसमें काफी हद तक मैं सहमत हूं। उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेन्ड पर्सनल और पर्सनल के लिए रिसोर्सेस, दोनों फैक्टर्स जो है एक बहुत मेजर है। और दूसरा एक एलिमेंट जो काफी फ्रस्ट्रेटिंग सामने आता है कि जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर्स है
उनमें भी काफी हद तक आपको इंप्रूवमेंट चाहिए। जो हम काफी अक्सर अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं या जो भी अमेंडमेंट्स पुश करने की बात करते हैं, उसमें भी एक सक्षमता लाने की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि वाइल डेटा जो गुलाम जी कह रहे हैं एक बहुत सब्सटैंशियल लेवल का डेटा आता है, उनको रियल टाइम बेसिस पे भी तो बहुत दूर की बात है। और जब तक एक ट्रिगर नहीं होता, जो मेन एम था कि एक क्वार्टरली रिपोर्टिंग होगी, आपके पास एक डेवलपमेंट का स्टेटस आपको प्रॉम्प्टली पता चलता रहे, कहीं के कोई स्लैकनेस तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं हो रही है, वो मेरा मानना है कि फिलहाल उसमें काफी गैप है और उसको एक ऑफ कोर्स बहुत बहुत आवश्यक है वो ठीक होने की। दूसरा, एज आई सेड कि इम्प्लीमेंटेशन साइड भी और थोड़ा दायरा बढ़ाने की भी जरूरी है, काम होना इसमें। जी राम रेड्डी सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट एक और बात कहती है कि रेरा तो अपने ऑर्डर्स पास कर देता है कि वो रिजोल्यूशन अपने एंड पे दे देता है, लेकिन आगे डेवलपर उसमें स्टे ले आते हैं, उसको दूसरी अदालत में लेके चले जाते हैं और उसको और लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। आर यू एग्री विद दिस थिंग कि इस तरीके से मतलब उसका जो लूप होल है, या तो उसका फायदा उठाने की कोशिश हो जाती है, या फिर जो भी कोई रिजोल्यूशन हो, या तो रेरा को इतना सशक्त बनाया जाए कि उसके लेवल पर ही चीजें हो। अगर वो सिर्फ एक बीच की एक पूरी अदालत या मीडिएटर रूम बन के रह गया और उसके आगे फिर वही पूरा सिस्टम फॉलो करना है, तो सही बात है, फिर रेरा की आवश्यकता क्यों है? ना विपिन जी, देर में भी सम केसेस ऐसा हो सकता है, मगर आप एक बार देखिए प्री रेरा पोस्ट रेरा देखिए आप 2016 के पहले कितने प्रोजेक्ट डिले होते थे, अभी पोस्ट रेरा कितने प्रोजेक्ट डिले हो रहा है, बहुत सुधार हो गया। I mean, I was going through some data. 86% of the projects are timely completion. Only 14%. पहले 50% ही रहता था. So this way, RERA is making a big difference, very big difference. Yes, improvement चाहिए. जैसा बोले आपने, अभी वो implementation में because of the structure में भी staff कम हो सकता है. Quarterly report, कई developers, small share में रिपोर्ट देने में मुश्किल हो रहा है। अभी ट्रेनिंग दिया है कड़े की तरफ से भी, बहुत सारे सुधार हो रहा है। स्टिल सम पीपल आर फेसिंग सम चैलेंजेस, बट उसको स्ट्रेंथन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेरा को ये डिसबैंड करना जो एब्सोल्युटली उचित नहीं है। यस, इंप्रूवमेंट तो करना है, जो भी उसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, यू हैव टू गो इनटू द डिटेल्स। हर एक स्टेट में एक एक तरफ से होता है। अगेन डिपेंड्स अपॉन द ऑफिसर, वो रेरा चीफ कौन है, उसका स्टाफ कैसे है, वो इम्प्लीमेंटेशन में वो हिसाब से होता है। सो वी हैव टू चूज द राइट पीपल एट राइट प्लेसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन तो पक्का चाहिए। होम बायर का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। अब अभी जो भी प्रॉब्लम है तुरंत विल कंप्लेन टू रेरा। सो डेवलपर्स भी बहुत मतलब अटेंटिव हो गया। अभी जो भी है तो अरे रेरा कंप्लीट होगा, जो भी अपन प्रॉमिस किया है वो डेवलप करना है, पक्का इंप्लीमेंट करना बोल के ऑल द डेवलपर्स आर डूइंग। यस, स्टिल देयर आर सम डेवलपर्स which may not be able to complete the project in time. उसके भी various reasons हैं. Just only don't blame the developers only. There are some developers who are really doing bad and never support them. But some good developers also facing some challenges during the construction. अभी suddenly prices बढ़ता है and some emergency आता है. अभी देखिए some cartel होता है associations का, then prices बढ़ाता है, then local problems भी आता है. And approvals में भी कुछ delays होता है. There are so many factors for the delay of the project. Assess करके जो उसको time extension देना ठीक लगा तो देना है. And again I am telling you, some places yes, RERA may not be acting well and developers may be not doing right, but overall देखे तो RERA is a very very good platform and उसको further strengthen करके अपन we should go forward. That is my opinion. जी रोहित सर, एक बहुत गहरी टिप्पणी और गंभीर टिप्पणी ये भी है सुप्रीम कोर्ट की कि रेरा मदद कर रहा है डेवलपर्स की, और वो भी कैसे डेवलपर्स की जो डिफॉल्ट करते हैं। अब उनका ये कहना है कि केस आता है, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो इंस्टेड के ग्राहक को तो उस समय अपनी ईएमआई भी भरनी है, वो परेशान भी हो रहा है, उसको घर भी नहीं मिला है, लेकिन वो जो समय लग रहा है पूरा न्याय देने में या प्रोसेस करने में, उतनी देर में जो डिफॉल्ट कर रहा है उसके लिए आसान हो जाता है कि उसको समय मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से आप कितना एग्री करेंगे और इसे हम कैसे समझें? विपिन जी देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस देश में न्याय का जो समय लगता है वो आप कोई भी कोर्ट में जाके देखिए, 5 साल, 10 साल, 20 साल लगते हैं।
वी जस्ट हैड अ प्रोजेक्ट विच वेंट थ्रू अ PIL इन गोवा, 12 साल के बाद हमें न्याय मिला। नाउ ये हमारे देश की ये दुर्भाग्यता है दैट लीगल प्रोसेस टेक्स दिस लॉन्ग। अब हर एक को, ग्राहक को या डेवलपर को अपेलेट प्रोसेस तो मिलना ही चाहिए। यह बात नहीं हो सकती कि जिसने पहले एक बार ऑर्डर, उसने आदेश दे दिया तो उसने जो आदेश दिया है वो 100% करेक्ट है। सो अपेलेट प्रोसेस इज पार्ट ऑफ आवर जुडिशियल सिस्टम। अब इसको पूरे लीगल सिस्टम को कैसे एक्सेलरेट करें, हर कोर्ट में कैसे एक्सेलरेट करें, दिस इज अ नेशनल क्राइसिस। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू रेरा कि यहां जो घर खरीदते हैं उनके लिए ज्यादा डिले होता है। इस देश में कोई भी कोर्ट में जाएगा तो 5, 10, 20 साल तो लगते ही हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू सॉल्व। जी, तो न्याय की प्रक्रिया जल्दी हो। आपकी बात काफी हद तक सही है। एक हाल फिलहाल में हमने शो किया जो कि कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर था कि देश में कंज्यूमर कोर्ट में तो चीजों को बहुत आसान बनाया गया है, जहां आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। हाँ, राम रेड्डी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं फिर आपके पास आ रहा हूं सर। जहां ऑनलाइन शिकायत की जा सकती है, जहां पर वकील की भी जरूरत नहीं है, फीस भी ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन, और उसका पर्पस यह है कि आपको तुरंत न्याय मिले। लेकिन वहां पर भी करीब 6 लाख से ज्यादा केसेस इस वक्त पेंडिंग है। वहां पर भी सवाल उठाया गया कि जब आपने पूरी टेक्नोलॉजी भी वहां डाल दी, चीजों को बिल्कुल सिंपल कर दिया, तब देर क्यों लग रही। तो ये एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है कि क्या ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम जिसमें इतना लैक है, इतने डिलेज हैं, उसको कैसे ले आए। और फिर रेरा भी उसी का एक पार्ट है। आगे इस पर आएंगे। राम रेड्डी सर कुछ कहना चाह रहे थे, राइट सर? नो, इन कंटिन्यू टू जो रोहित गहरा जी ने बताया ना, सो माय ओन एग्जांपल आई एम गिविंग। बैंगलोर में एक प्रोजेक्ट लिया है, प्रॉपर परमिशन लिया है, लीगल ओपिनियन पूरा ले लिया है, रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, प्रोजेक्ट का भूमि पूजा भी कर दिया है। देन समवन केम एंड पुट ए फाइल ए केस, वो हमारा पुराना मेरा दादाजी का ये है, वो समथिंग। So 1 साल से the project I am not able to start, but luckily I have not sold any villas there. So अगर मैं project start करके already, I mean I sold some properties, so what is my fate? So 1 साल तो ऐसे चले गया। So I mean legally everything is fine, but some false case, but still courts are allowing such cases and some things are happening. Some of the cases are happening. I'm just giving some example. My own example I'm giving. तो जो राम रेड्डी सर कह रहे हैं गुलाम साहब कि देखिए, एक तो इतना पेचीदा मामला है कंस्ट्रक्शन का कि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे परमिशंस और सब कुछ, लेकिन जितना मुझे समझ है, मेरा आइडिया है कि अब रेरा आने के बाद ये रहता है कि जो बेसिक परमिशंस हैं वो तो आपको सब एक साथ लेकर आनी होती हैं। वो आप रेरा की वेबसाइट पे देते हैं, तभी आपका प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता है, उसकी शुरुआत होती है। नो डाउट कि उसके बाद कुछ जो एनओसीज होते हैं जो शायद प्लिंथ दर प्लिंथ आपको मिलते जाते हैं, आपकी लोकल म्युनिसिपल बॉडी से, वो आपको अपलोड करने होते हैं, बट मेजॉरिटी 70% परमिशन आप पहले से लेके आते हैं। लेकिन जैसा केस अभी राम रेड्डी सर ने बताया, तो इस चीज से तो अभी देश का जो रियल एस्टेट दुर्भाग्य से बाहर नहीं। आप भी कहते हैं हमेशा लैंड टोकनाइजेशन एंड एवरीथिंग, ताकि हर चीज क्लियर हो, टाइटल क्लियर हो, पर अभी उसमें बहुत वक्त है। तो ये पूरा सिस्टम इतना पेचीदा है, तो क्या रेरा अपनी जगह तो है, लेकिन बस एक और कड़ी बन गई और वो कमजोर साबित हो रही है? विपिन जी, पहले तो मैं रेड्डी सर की बात पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। उन्होंने बड़े फख्र के साथ ये डेटा सामने रखा कि पिछले चंद सालों में प्रोजेक्ट्स इतने बेहतरीन तौर पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। मैं यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा, और ये बड़ी चिंता का विषय है जिस पर हम अब तक गौर नहीं कर रहे हैं, कि जब हम पिछले 4 साल का डेटा देख रहे हैं तो ये मान लें कि पिछले 4 साल का डेटा प्रॉपर्टी अपसाइकल का डेटा है। प्रॉपर्टी अपसाइकल जब चल रहा है तो आपके खरीदार आपसे मकान खरीद रहे हैं, रफ्तार से खरीद रहे हैं, पैसा आपको स्मूथली मिल रहा है, कैश फ्लो सही है। मान लें कल को डाउन साइकिल शुरू होता है अगले, और ये होना ही है क्योंकि रियलिटी है, मार्केट की रियलिटी है, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। डाउन साइड में रेरा का परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है। इस समय हम पिछले 4 साल का जो डेटा देख रहे हैं वो तो अप साइकिल का है, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका प्रॉपर्टी साइकिल अच्छा चल रहा है, हर रियल एस्टेट डेवलपर अच्छा कर रहा है, तो दिक्कतें कम है।
लेकिन वही जो वक्त डाउन टर्न का आएगा तब जो ग्रीवांसेस बढ़ेंगे, आप ये गौर करें कि पिछले 3-4 साल में जब सब कुछ सही चल रहा है तो इतने ग्रीवांसेस हैं। जब प्रॉपर्टी साइकिल डाउन टर्न में चला जाएगा, जब दिक्कतें बढ़ेंगी, जब मकानों का बिकना कम हो जाएगा, रफ्तार कम हो जाएगी, शायद दाम भी गिरने लगेंगे, उस माहौल में रियल एस्टेट का क्या प्रभाव होगा और रेरा पर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा वो देखना जरूरी है। तो ये जो 8 साल का अगर आप डेटा देखें, हम जो डेटा इस समय देख रहे हैं पिछले 8 या 9 साल का, उसमें पिछले 4 साल में डेटा अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने के बावजूद इतना बुरा है जी। तो आप ये गौर करें कि कल को डाउनसाइड आता है तो क्या होगा। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप जब रजिस्टर कर रहे हो प्रोजेक्ट तो मेजॉरिटी आपके जितने मसाइल हैं वो आप क्रॉस कर चुके हो। इसके बाद फिर मटेरियल के दाम बढ़ गए, ये इस तरह की चीजें हैं, ये चीजें तो आपको बिल्ड इन करके चलना बनता है। एज ए डेवलपर ये आपसे उम्मीद ये की जाती है, एज ए बायर मैं उम्मीद रखता हूं कि आपने पिछले 10-15 साल 20 साल का अरसा गुजारा होगा मार्केट में, आप जानते हो अप्स एंड डाउन्स क्या हैं। अगर आपने अपने कैश फ्लोज में इस तरह की एग्जिजेंसीज या इस तरह के अप्स एंड डाउन्स को इंक्लूड नहीं किया तो आपने क्या ही प्रोजेक्ट बनाया, उससे तो बेहतर मैं बना लेता। तो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी इसी पर डिपेंड करती है कि उन्होंने कैसे ये सारे अप्स एंड डाउन्स अपने कैश फ्लोज में, अपने प्रोजेक्शंस में इंक्लूड किए हैं। तो ये कहना कि मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से उसका असर पड़ेगा, प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, और वो भी इस माहौल में जबकि हर चीज अच्छी चल रही है, आगे चल के क्या होगा ये सोच के आई एम शडरिंग, मैं तो खौफजदा हूं कि आगे क्या होना है। राइट तो आई थिंक हाँ, वेंकट राव साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपना हाथ उठा रहे थे। डू यू वांट टू ऐड समथिंग सर? यस एब्सोल्युटली। देखिए अभी जो गुलाम जी कह रहे हैं, जो नंबर ऑफ डेटा जो अप साइकिल में चल रहा है, यहीं पे बात आती है कि रेरा से पहले वो 70-30 रूल नहीं था। 70% हम आज एज्यूम करके चल रहे हैं, पोस्ट रेरा जो है वो फंड डिप्लॉय हो रहा है। एक साइड हम ये बात सोचते हैं कि हाँ जी 70% प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो रहा है और टाइमली कंप्लीशन हो रहा है, और दूसरा साइड हम करते हैं कि हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेरा के पास है वो इतना मॉनिटर नहीं कर पा रहा है कि वो प्रोजेक्ट टाइमलाइन से चल रही है नहीं चल रही है। सो जब डाउनटर्न आएगा, ही इज एब्सोल्युटली राइट, वी मे एक्चुअली देन सी दिस एस्पेक्ट की क्या होगा, अगर एक्चुअली क्या ये हम 70-30% का जो एस्पेक्ट रियली यूज हो रहा है या इधर भी कुछ गड़बड़ी रही है, तब एक बहुत मेजर इशू हमारे सामने जरूर आएगा। और दूसरा एस्पेक्ट जहां तक आप कहते हैं डिस्पोजल की बात है, जितने भी केसेस की बात करते हैं या कंप्लेंट्स की बात करते हैं, मैकेनिज्म यहाँ पे भी विपिन जी इतना ही सिंप्लीफाइड है, ऑनलाइन फाइलिंग है एंड एक समरी प्रोसीजर की तरह ये डिस्पोजल होती है मैटर्स की। लेकिन इसके बावजूद जो ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन में कभी कभी जो चैलेंजेस हैं उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी बात हो रही है। और जहां अपीलेट प्रोसेस की बात करते हैं, ऑलरेडी काफी स्ट्रिंजेंट है, जो कि आप कॉम्प्लिकेशंस या डेवलपर जाना चाहेंगे कि हम अपील में चले जाएं, वेराज कंज्यूमर एक्ट में 50% मिनिमम है, यहां पे 100% इंक्लूडिंग इंटरेस्ट जो है वो आपको एज ए डेवलपर प्री डिपॉजिट करना पड़ता है बिफोर ए रेरा अपील इज हर्ड। सो इनवेरिएबली लिमिटेशन है डेवलपर्स को कि एकदम जो है जाके वो फ्रिवलेस अपील्स करें। सो देयरफॉर देयर इज इनफ सेफगार्ड एंड अ प्रोटेक्शन, बट हाउ to improve it and how to further strengthen it is the question. राइट तो शायद अब हमें इसी तरफ बढ़ना चाहिए कि हम इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं, कमियां क्या हैं, प्रॉब्लम क्या हैं, ये तो हमने सुना जाना। रोहित सर एक बात और बढ़ाइए, मैं हर साल खबरों में देखता हूं कि महाराष्ट्र रेरा, जिसे वन ऑफ द एक्टिव रेराज माना जाता है, वो उसके हेडलाइंस बनते हैं कि इतने हजार डेवलपर को एक नोटिस गया, उतने हजार डेवलपर्स को एक नोटिस गया। क्या ये चीजें वहीं तक होकर रह जाती है? अब मैं इसे किस में कल्प्रिट मानूं? एक घर खरीदार को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो रेरा की अपनी कमजोरी है या डेवलपर साइड को भी ये बात समझ में आ गई कि रेरा उतना मजबूत नहीं है तो फिर ठीक है इसे हम भी अपने हिसाब से चलाते हैं? नहीं, देखिए महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोर प्रोग्रेस्ड स्टेट्स जब आप रेरा की बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, हमें होर्डिंग्स डालने पड़ते हैं, टॉप राइट कॉर्नर पे we have to put the QR code of the project. अब top right corner is the most prime location of any hoarding, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो सबसे प्राइम लोकेशन है वहां हमारा रेरा का QR कोड आना चाहिए। That gets implemented. अगर किसी ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग द परमिशंस, विदाउट द रेरा रजिस्ट्रेशन, रेरा इज टेकिंग एक्शन। मगर अगर किसी ने कंप्लेंट नहीं किया
तो उनको वो डेटा, उनके पास वो डेटा मिलता नहीं है. सो दिस रिक्वायर्स कस्टमर्स टू बी विजिलेंट. अगर किसी ने कुछ गलत, खाली उल्टा सुल्टा डेटा आपने क्वार्टरली अपडेट में कर दिया और रेरा के पास कोई एआई लेयर नहीं है, तो जो ग्राहक जो घर खरीदते हैं, देयर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम कि आप चेक करिए क्वार्टरली रिपोर्ट में बिल्डर आपका क्या कर रहा है, क्या कह रहा है. तो देयर इज एन ऑटोमेटिक एक्सपेक्टेशन कि जो ग्राहक है वो भी अपना कुछ होमवर्क करे, ताकि डेवलपर्स कैन नॉट जस्ट गेट अवे विद एनीथिंग. सो इट इज एन इकोसिस्टम. रेरा इज देयर, द अथॉरिटी इज देयर, द बिल्डर इज देयर एंड द कंज्यूमर इज ऑल्सो देयर. देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एवरीबडी इन द सिस्टम. और आप ये नहीं कह सकते कि ग्राहक ने ब्लाइंडली रेरा का रजिस्ट्रेशन है तो उन्होंने खरीद लिया और उनको घर मिल जाएगा फ्री में. इट कैनॉट बी दैट. देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन एवरीवन. जी, तो चलिए अब दिक्कत तो समझ में आ गई, लेकिन फिर कहां से सुधार हो? सबसे पहली और सबसे बड़ी कमजोर कड़ी उसकी क्या हो सकती है? राम रेड्डी साहब, क्या, क्योंकि कोर्ट की टिप्पणी यह है कि केंद्र ने बनाया है, राज्य लागू करते हैं, वहीं पे व्यवहार सोतेला हो जाता है, या वो जो इन्फोर्समेंट होना चाहिए वो नहीं होता. उन्होंने ऑफिसर्स को लेकर भी टिप्पणी की है कि यहां पर आप रिटायर्ड लोगों को बिठाते हो जिनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है. इसके लिए आपको एक प्रॉपर टीम होनी चाहिए, लोगों में अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए. कहां पर आप देखते हैं कि ये चीज किस जगह से, या तो पहले आप रेरा की बॉडी को मजबूत बनाएं तो बात बनेगी, या रेरा की बॉडी मजबूत है, उसका एक्सप्लॉइटेशन डेवलपर इसलिए कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा ताकत है, पैसे हैं, और फंस जाता है ग्राहक? कहां से शुरुआत होनी चाहिए? पहला, रेरा बॉडी को स्ट्रांग बनाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो जैसा बोला है, आई मीन रिटायर्ड लोगों को लगाया वो, दैट आई डोंट वांट टू गो टू द डिटेल्स, मगर रेरा बॉडी शुड बी वेरी 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 स्ट्रांग. देन ओनली ऑल दीज थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर. एक बार रेरा स्ट्रांग है तो बिल्डर को पनिश दिए तो पनिशमेंट भी इंप्लीमेंट भी होना चाहिए. दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई इट विल नॉट बी इंप्लीमेंटेड? सो तो उसके लिए भी, आई मीन इसमें ऐसा है, इवन इट कैन बी सेंट टू जेल. There are some developers are doing it. It's not cannot be developed. All the developers को ऐसा करे तो हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है. Every time developer बोलो तो वो चोर है जैसा दिखता है. That is not a good sign. Every, not only construction में, every industry में there will be some bad people. Not only एक ही नहीं है. You take anything, whether it be industry या politics ले लो, GC में भी सारे एक जगह अपना ईमानदारी उतना नहीं है. सो मगर एवरी टाइम व्हेन इट कम्स टू डेवलपर का कोच लोग करता है, उसके लिए पूरा सबको डेवलपर बोलो तो एक चोर जैसा दिखता है. मगर इसलिए आई स्टिल सपोर्ट रेरा शुड बी वेरी 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 स्ट्रांग. एंड जो भी डेवलपर प्रॉमिस किया है वो ही हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, वेदर इट मे बी टाइमलाइन, स्पेसिफिकेशन, लीकेजेस, जो भी है, एवरीथिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डेवलपर टू इम्प्लीमेंट. वो उसके लिए स्ट्रांग बॉडी रहना चाहिए. आई फुल्ली एग्री विद दैट. द सुप्रीम कोर्ट जो भी कमेंट किया है, आई एग्री दैट, आई सपोर्ट दैट, बिकॉज अदरवाइज जो अच्छा काम करने वाला उसको भी एक गलत ये साबित होता है. हाँ, वैसे ऐसा नहीं है रेड्डी साहब, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उनका ज्यादातर टिप्पणियां रेरा के ऊपर है. रेरा एज अ बॉडी, रेरा एज अ लॉ उसके ऊपर है. और उन्होंने ये कहा एक जगह कि इसकी जो कमी है उसकी वजह से जो बिल्डर डिफॉल्ट करते हैं उनको वक्त मिल जाता है. दे आर नॉट सेइंग कि सारे डेवलपर खराब हैं. वो तो ज्यादा सवाल उठा रहे हैं रेरा के अपने कामकाज पर कि जो सोच के इस बॉडी को बनाया, दैट इज नॉट एबल टू वर्क इन दैट वे. गुलाम साहब, तो फिर क्या होना चाहिए? क्या ये हाफ हार्टेड प्रयास है? मतलब आपने बना तो दिया, जैसे बहुत सारी जगह कि हमने अब डिजिटल पेमेंट्स तो चालू कर दिए, लेकिन हमने अभी तक उसके सेफगार्ड सिस्टम नहीं बनाया और वो डिजिटल बहुत सारे फ्रॉड होने शुरू हो गए और ये तमाम चीजें. तो वैसे ही आपने रेरा एक अच्छे उद्देश्य के साथ बनाया, अच्छा सोच के बनाया, लेकिन उसको जो ताकत मिलनी चाहिए, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो उसके पास चीजें होनी चाहिए, फ्रॉम स्टाफ टू एवरीथिंग, वो आपने उसको दिया ही नहीं. तो मतलब ये पहले से तय ही था कि वो काम नहीं कर सकता इस तरीके से, और वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मौजूदा स्वरूप में जरूरत नहीं है. जैसा मैंने पहले कहा था विपिन जी, जरूरत है इस बात की कि बजटरी एलोकेशंस बढ़ाए जाएं, क्योंकि ये चीज बहुत ही वाज़ेह तौर पर हम सबके सामने नुमाया है कि स्टाफ की कमी हो, चाहे रेरा में, या टेक्नोलॉजी की कमी हो. हम बात कर रहे हैं अभी एआई, मशीन लर्निंग,
लॉट ऑफ दीज थिंग्स व्हाट वी स्पोक अबाउट वाज, उससे पहले हम जिस चीज का जिक्र कर रहे थे वो लैंड टाइटल का जो ब्लॉकचेन बनाना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो होना जरूरी है, वक्त के चलते होंगी, लेकिन इस समय जो तंगी है। एक और चीज जो एक मैक्रो लेवल पर अगर आप नंबर देखें, भारत की इकोनॉमी को रियल एस्टेट का जो शेयर है वो बमुश्किल कुछ 7-8% है। अगर आप उसी को कंपेयर करें, चाइना में 27-30%, एक टाइम पे 33%, 1/3 ऑफ चाइनाज इकोनॉमी वाज ड्रिवन बाय रियल एस्टेट। भारत में अभी भी रियल एस्टेट का जो कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी पर जो है वो बहुत छोटा है, और ये बढ़ेगा आगे चल के। जिस तरह से ओवरऑल रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है वो बढ़ेगा, और जिसके चलते गवर्नमेंट के कलेक्शंस भी बढ़ेंगे। जैसे आप चाहे वो स्टैम्प ड्यूटी हो या इस तरह के सारे जो कलेक्शंस रियल एस्टेट से मिलते हैं, जो रेवेन्यूज रियल एस्टेट के थ्रू जनरेट होते हैं, वो भी बढ़ेंगे। और मुझे यकीन है कि उस समय गवर्नमेंट के पास साधन होंगे बजटरी एलोकेशन को बढ़ाने के लिए। उस वक्त तक शायद हमारे पास, आज तो तंगी है, कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर शायद प्रायोरिटी है, बेहतर स्पेंडिंग वहां हो रही है। तो अगर मैं गवर्नमेंट के पहलू से गौर करूं तो मुझे दिखाई देता है कि शायद अब भी हमारे पास जाके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बजटरी एलोकेशन, वो मुझे इतनी जल्दी आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसको वक्त लगेगा, इंडस्ट्री को ग्रो होना होगा, ओवरऑल हमारी जीडीपी को ग्रो होना होगा। उस समय हम ये सारी चीजें शायद पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर पाए, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म अब बात आ रही है जो अभी थोड़ी देर पहले चल रही थी कि और गेरा साहब जब कह रहे थे, मैं थोड़ा सा फिक्रमंद हो गया कि भाई इस चीज का भी सारा क्लाइंट के, खरीदार के सर पे कैसे ठीकरा फोड़ा जा सकता है। खरीदार बेचारा पैसे खर्च कर चुका है, उसके बाद भी अगर ये कहना कि भाई उसके लिए जरूरी है कि उसे विजिलेंटे बनना है, मुझे नहीं लगता कि ये एक सही अप्रोच है। इंडस्ट्री बॉडी के तौर पर आप क्या कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडाई हो, नरेटको है, what role are they playing? Are they ensuring that उनके लोग जो हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो सही तौर पर खरीदारों का पूरा साथ दे रहे हैं? वो सारी चीजें करनी जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि खरीदार को भी बिल्कुल अग्रेसिव होना चाहिए या बहुत ज्यादा अपने गार्ड पे होना चाहिए, भाई रेरा बना है। अगर आप मुझसे पूछे एज अ खरीदार, एज अ इंडिविजुअल, मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई गवर्नमेंट ने इतना बड़ा सिस्टम बना दिया तो मैं तो उस पर विश्वास करूंगा। मैं ये कहूं कि उसके बाद भी उसके ऊपर मैं टिप्पणी करता चलूं, देखता चलूं हर क्वार्टर में क्या हो रहा है। तुम इतने सारे पैसे खर्च करके पिछले कुछ सालों में बड़ी जगह पे आप देख रहे हो कि रियल एस्टेट के प्राइसेस दोगुना हो गए। 2 साल पहले, 4 साल पहले मैं 100 रुपए की चीज थी, अब 200 में खरीद रहा हूं, लेकिन उसके साथ मुझे विजिलेंट भी रहना है। तो ये चीज थोड़ी सी शायद मुझे दुरुस्त नहीं लग रही। आगे चल के बहुत सारी चीजें इंप्रूव होनी, उसमें से एक ये भी है कि खरीदार के सर पर ही सारा ठिकरा ना फोड़े। तो क्विक कमेंट फिर यहाँ बनता है रोहित सर का और राम रेड्डी सर का। रोहित जी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड विजिलेंटे जो गुलाम जी कह रहे हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग विजिलेंट। विजिलेंट इज आप प्लीज आपकी आंखें खुल के रखिए। जब आप घर खरीदने जाते हो, वो डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है देखिए। जब तक रेरा डेवलपर रेटिंग नहीं ले आएगा, एक बार रेरा ने डेवलपर रेटिंग ले आया, देन यू नो व्हाट इज द ट्रैक रिकॉर्ड, व्हाट इज द हिस्ट्री, व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो आज सिस्टम में नहीं है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी बी विजिलेंट. Vigilant and vigilante is very, very different. That's all I will have to say about Gulam's comment. Okay, Ram sir. Yeah, customer should be always be careful when you're investing. I Rohit ji जो बोला है, I सहमत हूँ, because you are investing so much money, you are investing into a property. देखना है वो properties को legal opinion देखना है, develop देखना पड़ता है. Just there are registration का, I mean, as he said, Credai, yes, we are doing our best to make our developers right. But 100% किधर भी होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. Not only Credai developers are non-developers. There are registration. Not only everybody is not registered. I mean, Credai में जो भी है पूरा देश में उतना developers नहीं है. पूरा we have only 13,000 developers. पूरा देश में देखे तो I mean maybe 1 लाख developers है, उससे ज्यादा भी हो सकता है. मगर developer there are some people greed है. I mean प्री सेल्स करता है, प्रॉमिस ज्यादा प्रॉमिस करता है, डिलीवर नहीं करता है, एंड दे डोंट एक्सपेक्ट द फ्यूचर क्या होगा, एक्सपेक्ट नहीं करता है. रेट बढ़ता है, वो एक्सपेक्ट नहीं. जैसा गुलाम जी ने बताया, वी हैव टू टेक ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन टू कंस्ट्रक्ट ए प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट. मगर कुछ फेल्यूर होता है, दे डोंट हैव, एवरीवन इज नॉट केपेबल ऑफ डूइंग इट. वो समय में अरे परचेजर भी, खरीदार भी
देखना है ये डेवलपर कुछ पीछे प्रोजेक्ट बना है क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, पूरा देखना पड़ता है, लीगली भी देखना पड़ता है, उनका एबिलिटी देखना पड़ता है, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है. सो डेफिनेटली आई फील डेवलपर डेफिनेटली मीन ग्रीड नहीं रहना है. एक तरफ से डेवलपर हैज टू टेक एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी तरफ से मतलब खरीदार भी ही शुड बी केयरफुल ऑफ इन्वेस्टिंग. दैट इज ओनली माय सजेशन. इस पर कुछ और कहना चाहेंगे गुलाब साहब? नहीं, देखिए, मैं यही सोचता हूं कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक रोल्स रॉयस या BMW खरीदी, तो क्या मैं उनके पीछे पड़ा रहा हूं कि भाई आप कौन सा इंजन लगा रहे हो, कौन सा पेंट कर रहे हो, कब दे रहे हो, सारी चीजें. भाई ये रियल एस्टेट पे ही क्यों, मैं चाहे कोई चीज कंज्यूम कर लूं, मुझे अगर कुछ खरीदार होने के बाद, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिक्कत है सर्विस से या प्रोडक्ट से, तो मैं ग्रीवांस रेस कर दूं. यहां तो प्रोडक्ट मिलने से पहले ही मेरे सर पर ये आ गया है कि मैं उस पर ध्यान भी रखूं. डेवलपर का भी सारा चीज मैं गौर करता रहूं, रेरा चेक करता रहूं. मैं उस चीज पर ध्यान देना चाह रहा हूं कि भाई खरीदार से ये क्यों तवक्को या उम्मीद रखी जाए कि वो इस चीज पर गौर करें. खरीदार तो बेचारा ऑलरेडी अपनी जिंदगी का सारा सरमाया आपके टेबल पे आपके सामने रख चुका है. कम से कम अब तो आप पर यह फर्ज बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सिंसियरली और सीरियसली हर पूरी एफर्ट करें. डेफिनेटली बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं, पर उन चीजों की गलतियों का आपको पहले से अंदाजा लगाना, यही तो है ना आपकी स्पेशलिटी. जो ये कह रहे हैं स्टार रेटिंग वाला सिस्टम आ जाए, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं रह पाएंगे और उसमें कुछ अच्छा बुरा हमेशा रहेगा, तो क्या वो मदद कर पाएगा? बिल्कुल होगा, रेटिंग सिस्टम भी हेल्प करेगा. क्योंकि अगर आप इसका पैरेलल देख लें, जैसे सेबी है, वहां पर आपके कई सारे स्टॉक्स रेटिंग की वजह से लोग समझते हैं कि भाई रेटिंग के बेसिस पर हम इन्वेस्ट करेंगे. रियल एस्टेट में रेटिंग की बहुत आवश्यकता है, जरूरत है. लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, कल आप रेटिंग का सिस्टम खड़ा कर दोगे, 8 साल बाद फिर उसके ऊपर बैठ के गौर करोगे कि भाई ये तो हमने जो सोचा था वो हुआ नहीं, गलत हो गया. रेटिंग के चलते भी लोग बेचारे गलत प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो रियल एस्टेट में बहुत सारे मसाइल हैं, उन सबको समझ के सोल्यूशन निकालना जरूरी है. एक सवाल बहुत देर से मेरे मन में था, और वो वेंकट साहब आप ही बता पाएंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी गहरी टिप्पणियां, इतनी तल्ख टिप्पणियां आ रही, इनका आधार क्या है? क्या उन्हें लगातार इतनी शिकायतें मिल रही हैं? क्या वहां पर इतने सारे केसेस पहुंच रहे हैं? पिछले साल भी यही बात हुई थी, इस बार एक कदम और आगे बढ़ के, अच्छा वो जो पूरा मामला है हिमाचल वाला, उन्होंने अनुमति मांगी थी कि एक शहर से दूसरे शहरों धर्मशाला ले जाना चाह रहे थे, जिसको कि लोकल हाई कोर्ट ने रोक दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं आप चेंज करो, और उसके बाद ये टिप्पणी कर रहे हैं. मतलब वो कह रहे हैं कि ठीक है जो इसमें टाइम लगेगा ले लो, लेकिन अब मुझे बताओ ये सारे सवालों के जवाब दो. तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना ऑब्जर्वेशन कहां से आ रहा है? देखिए, ओवरऑल जो रियल एस्टेट का स्ट्रेन रहा है, ये देखिए एक ऐसा बॉडी है जो एक रेगुलेटर के तौर पे, और ऑफ कोर्स नॉट ओनली रेगुलेटर, एक डेवलपमेंट साइड पे भी इनका एक जिम्मेदारी है अथॉरिटी की. और क्योंकि आप ये देखेंगे इसको भी चले हुए 7-8 साल हो चुका है, आपके सामने ये एक्ट रहा है और इसका काम चलता रहा है. डिस्पाइट दैट जितने भी मैटर्स आज के तारीख में अगर मेजर लेवल पे देखेंगे, इवन इनक्लैट में या NCLT में, या ओवरऑल जो डिस्प्यूट्स हैं, सब्सटैंशियल डिस्प्यूट्स आज भी कहीं ना कहीं से चलते आपके जो है ना ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट के सामने आते हैं. और जनरली भी अगर आप देखेंगे कि एक रियल एस्टेट ऐसा जगह है कि हर एक आम आदमी को टच करता है, और आप ये पेन कंसिस्टेंटली सामने आती है. और कोई भी, चाहे डेवलपर्स हो या मैं किसी भी अथॉरिटीज को हूं, वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से शाई अवे नहीं कर सकते हैं और सब कुछ एक कंज्यूमर पे डाल सकते हैं या नहीं, वो मैं मानता नहीं हूं. और वही एक मेरा मानना है कि वो एक फ्रस्ट्रेशन जब सामने निकल के अक्सर कोर्ट्स के सामने आता है, तो और उच्च न्यायालय इस बारे में एक कॉग्निजेंस लेता है, और उन्होंने अगर कुछ ऐसा हमें एक बात कही है तो उस पर हमें एक सीरियस गौर करना चाहिए. और अगर देखिए, दुर्भाग्य बात तो ये है कि ये 8 साल हो गए इस एक्ट आए हुए. आप देखते हैं IBC में कंसिस्टेंटली जैसे जैसे मुश्किलें सामने आई हैं, उनकी अमेंडमेंट्स हुई हैं. ये एक एक्ट की अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि आज भी हम सिर्फ बातें कर रहे हैं कि कोई ना कोई अमेंडमेंट्स इसमें चाहिए या स्ट्रेंथन करना है या सो ऑन सो फॉर्थ. तो मेरा ख्याल से उस फ्रस्ट्रेशन को, जो आम आदमी का फ्रस्ट्रेशन है, वो एक एक्सप्रेशन के तौर पे मेरे ख्याल से कोर्ट से आया है. चाहे मुद्दा कुछ भी हो, शिफ्टिंग का मुद्दा हो, उसमें भी देखिए बात ये हुई थी कि शिमला में 70-80% प्रोजेक्ट्स है, और आप अगर दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो लोगों को दिक्कतें होंगी. तो वो आम आदमी की जो दिक्कतें सामने आ रही थी, उसको लेके ये विशेष टिप्पणी की गई है.
तो एक चीज मुझे और बताइए वेंकट साहब, लास्ट ईयर इस बात को एक हद तक केंद्र सरकार ने भी समझा था कि ये काम नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने कहा कि हम एक यूनिफाइड पोर्टल बनाते हैं, नेशनल लेवल पे बनाते हैं, उसमें सारे रेरास को हम इकट्ठा लेकर आएंगे, एक एसओपी डिसाइड करते हैं, और वो सब हो भी गया। लेकिन क्या उसका हुआ, क्या उसमें वो चीजें हो पाई, वो कहां पहुंचा, कोई आइडिया? नहीं, देखिए विपिन जी, बात यह है कि यूनिफाइड पोर्टल जो है वो इस वजह से बन रहा था कि एक इंफॉर्मेशन सिमेट्री रहे अक्रॉस रेरास, क्योंकि कई बार कई कई जगहों पे डिफरेंट तरीके से कुछ चीजों को इंटरप्रेट भी किया गया और राज्यों ने कुछ जगहों पे डाइल्यूट भी किया गया है। उसका इसी का नहीं है, इवन बीबीए का भी आपको पता ही है, बिल्डर बाय एग्रीमेंट में भी एक सिमेट्री लाने की कोशिश की जा रही थी ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट से, तो ये मुद्दा चल रहा था। लेकिन बेसिक मुद्दा जब तक आप देखेंगे कि जब तक इन चीजों पे एक सुपर रेगुलेटर बिठाने का, तो वो तो एक प्रोसेस है, रेगुलेटर के ऊपर रेगुलेटर आप बिठा दीजिए, उसका कोई एंड नहीं है। इवेंचुअली बात यह आती है कि जो सिस्टम आपने इन प्लेस किया है, क्या वो सिस्टम जो चैलेंजेस आपके सामने आ रही हैं वो एड्रेस कर पा रही है, या अगर नहीं कर रही है, क्या हम इमीडिएटली इफेक्टिवली एक रेक्टिफिकेशन कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। हम पे सामने चैलेंजेस आ रही हैं। आज भी मेजॉरिटी जो मुद्दे सामने आते हैं कि वो लेगेसी प्रोजेक्ट्स को लेकर है। उन प्रोजेक्ट्सों में तो आज भी आपको देखेंगे कि एक चैलेंज यही रहता है कि लोकल गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है, वो अडॉप्ट हो पाता है, नहीं हो पाता है, वो चैलेंजेस आज भी आपके सामने है। इसका एक रीजनल सॉल्यूशन ढूंढा जाए तो मेरे ख्याल से पॉसिबल होगा। इस तरीके से हम एक ब्लैंकेट तरीके के अगर सोचेंगे, मेरे ख्याल से स्टिल हम यही बात 2 साल बाद 3 साल बाद आप ही के शो पे हम बैठ के कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ एक इंसिडेंट्स, क्योंकि प्रॉपर्टी गुरु शो में बहुत सारे सवाल हमें आते हैं, उसमें मैंने कई बार ऐसे सवाल देखे हैं जो कि नए प्रोजेक्ट को लेकर हैं। वो बता रहे हैं कि आई थिंक ओवरऑल 5-1 साल का साइकिल होता है, लेकिन वो बोले 5 साल, फिर उसके बाद और 2 साल, और वो रेरा वेबसाइट पर ही उनको अपडेटेड मिल रहा है कि वहीं पर बन गया। कुछ एक्सपर्ट हमारे यहाँ आके कह देते हैं कि डेवलपर्स ने थोड़ा लंबे समय सीमा ले लेते हैं वहां पे 8-8 साल 9-9 साल की, जिससे ताकि बाद में लिटिगेशन ना फंसे। कुछ लोगों का कहना है कि वो समय सीमा क्रॉस भी हो गई, लेकिन मुझे तो उन्होंने कुछ पैसे नहीं दिए। तो अभी भी बहुत सारी जगह मुझे लग रहा है कि इनकी फंक्शनिंग में भी कई बार थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार की भी बातें सुनने को मिलती हैं। अब कितनी बात कौन सी सही, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग रेगुलेटर बैठा है, कहीं हम मानते हैं अच्छा काम हो रहा है, कहीं तो हमें नाम भी नहीं पता है कि कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है। तो अब क्विकली थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। कुछ कुछ बातें आप लोगों ने कही कि कैसे क्या होना चाहिए, लेकिन आप चारों से कार्यक्रम के अंत में, जैसे शुरुआत में मैंने एक टिप्पणी ली थी, उसी तरीके से कि व्हाट नीड्स टू बी डन राइट नाउ। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उस बात को माना है, कुछ कुछ प्रयास किए हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए? आज 8-9 साल हो गए और अभी भी अगर हम यहां अटके हैं, तो व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम कि आपको अब तुरंत उस चीज को इंप्लीमेंट करना चाहिए। शुरुआत एक बार मैं फिर गुलाम साहब आपसे कर रहा हूं, आपने 2-3 चीजें पहले भी कही, लेकिन सबसे पहले आप क्या होते देखना चाहते हैं? क्या इस पूरी बॉडी को स्ट्रेंथन कीजिए, अच्छे ऑफिसर्स बिठाइए, उसको और पैसा दीजिए, उसको एक बेहतर महकमा दीजिए, टेक्नोलॉजी दीजिए, यही सबसे पहली चीज है जो करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, और उसी चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि रिसोर्स का क्रंच जो है वो सबसे ज्यादा महसूस हो रहा है। और रिसोर्स न सिर्फ पैसा, लोग और टेक्नोलॉजी, और ऑफ कोर्स दफ्तर वगैरह भी हैं, क्योंकि कई सारे दफ्तर बिल्कुल ऐसे हैं कि शायद आप वहां जाना पसंद ना करें। तो ये ओवरऑल जो पहला स्पेंड से ताल्लुक रखता है कि आप यू शुड हैव डीप पॉकेट्स, आपके पास उतने साधन होने हैं। चाहे वो लोगों से ताल्लुक रखते हो, यू नीड बेटर स्टाफ, आपको अच्छे लोग चाहिए, जो चाहे वो रेगुलेटर हो या उनका स्टाफ हो, एडजुडिकेटर्स हो या जो भी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हो, टेक्नोलॉजी स्टाफ हो, वो सारा स्टाफ सबसे पहले, फिर टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। आज भारत टेक्नोलॉजी के फ्रंट में हर जगह झंडे गाड़ रहा है, ऊंची ऊंची जगह पर पहुंच रहा है। एआईज वगैरह को, उसका इस्तेमाल करना और उसके इस्तेमाल को इस रेरा के लिए इंप्रूवमेंट लाना। जो हम जिस चीज का जिक्र कर रहे थे शुरू से कि रेड फ्लैगिंग का सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, कि अगर कोई फ्लॉ पहले हो गया है, जब तक के बायर डिसएग्रीमेंट या प्रॉब्लम रेज नहीं करता, तब तक के किसी को पता नहीं चलता कि क्या डेटा में कहां कमी है, कहां तंगी है, कहां कोई चीज कम रह गई है। तो वहां एक रेड फ्लैगिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी के तौर पर लाया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट सबसे पहले, लोगों में इन्वेस्टमेंट, ये चीजें जरूरी हैं और जो इमीडिएटली शुरू होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में जो आपके जो इंडस्ट्री बॉडीज वगैरह हैं, वो भी अपने जो मेंबर्स हैं उन पर काम करें, उनमें एक तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस वगैरह बनाए। ये सारी चीजें मुझे लगता है शुरू में की जा सकती हैं इमीडिएटली। राइट। वेंकट साहब, दूसरा जो इसका बड़ा पहलू वो ये है
कि एक तो हो गया उसको चलाने वाला फंक्शनिंग सिस्टम मशीनरी, और दूसरा इन इटसेल्फ कि जो कागज पे लॉ बना हुआ है क्या वो सफिशिएंट है? क्या सच में रेरा के पास उतनी ताकत है जो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह का न्याय हमें घर खरीदार को दिलाना है वो उसी के हाथ में है? देखिए विपिन जी, बात मैं वही कह रहा था कि कुछ एरियाज पे हमें क्लैरिटी और अमेंडमेंट्स और स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। खास करके अक्सर बात यह आती है कि इम्प्लीमेंटेशन में और ऑर्डर्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है। उस एरिया में मेरे ख्याल से कुछ पावर्स की और कुछ क्लैरिटी की जरूरत बिल्कुल है। वहां जब तक वो बात नहीं होती है कि कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस है वो जब तक थोड़ा सा आज के माहौल में जो एक लगता है कि नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से एड्रेस करना बहुत इमीडिएट आवश्यकता है। दूसरा, कई जगहों पे जो ओवर द पीरियड ऑफ हमने समझा है कि जहां मान लीजिए सेक्शन 8 जैसे जो प्रोजेक्ट स्टक है उन पे एक सिस्टमेटाइज्ड, एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर हो, जिससे एक स्मूथ वे में इवन अगर जरूरत पड़े जैसे थर्ड पार्टीज को भी एंगेज करके कंप्लीट कराना हो, एक एसओपी प्रोसेसेस इमीडिएटली होना जरूरी है। यस, एक जरूर बात आती है कि क्या यहाँ पे मतलब इंटरनली इन हाउस मैकेनिज्म से रिसोर्सेस नहीं है, एंगेज करें उनको, हम स्ट्रेंथन करना है। वो मेरे ख्याल से वो एक बहुत आवश्यक चीज है कि कोई इवन एक एक्सटर्नल हेल्प भी लेके अगर किया जाए with technology and even with other professional bodies including मैं कहूं जैसे क्रेडाइस हो गए या इवन अदर एजेंसीज से भी, आप अगर एक्सटर्नल एजेंसी से भी एक इंटीग्रेशन बिठा के अगर काम कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से वो सब चीजें आवश्यक है फिलहाल। और तीसरी और बहुत अहम बात ये हो रही है कि जो प्रोसेसेस है उनमें एक इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है, वो आज भी स्लैकिंग है, उनको टाइटन करना आवश्यक है। जी ठीक है, रोहित सर। देखिए मेरे हिसाब से जो ऑर्डर्स पास हो रहे हैं, और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे महाराष्ट्र में देयर वाज अ बिग प्रॉब्लम जहां बिल्डर जमीन सोसाइटी को कन्वे नहीं कर रही थी। द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन अ डीम्ड कन्वेयंस प्रोपोजिशन कि अगर आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया यू कैन गो एंड फाइल फॉर डीम्ड कन्वेयंस, और वो सिंगल साइडेड कन्वेयंस हो जाता है। अब रेरा के जो ऑर्डर्स आते हैं वो अगर इंप्लीमेंट करने के लिए अगर रेरा में नियम में बदलाव लाके इफ वी आर एबल टू ब्रिंग दोस चेंजेस वेयर द इंप्लीमेंटेशन कैन बी ऑर्डर्ड एंड देन दैट हैज टू ओनली बी एग्जीक्यूटेड, आई थिंक देयर विल बी अ बिग डिफरेंस दैट हैज मेड, लाइक वी ब्रॉट इन डीम कन्वेयंस इन द सेम वे। अब अगर किसी का कोई कस्टमर पेमेंट नहीं करता और फ्लैट का सेल कैंसिल करना हो, अब उसको रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो कैंसिलेशन में ही 2 साल लग जाते हैं। तो अनलेस द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर कैन बी एक्सपेडाइटेड, और यही एक करने से मेरे हिसाब से आपको बहुत स्पीडी रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेगा, क्योंकि ये जाके उसको टीम बढ़ाना, एआई ले आना, ये बहुत समय लगेगा ये सब चीजों के लिए। एज लॉन्ग एज द ऑर्डर कैन बी इंप्लीमेंटेड एक्सपीडिशियसली, इससे आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा रेरा इंप्लीमेंटेशन में। जी, तो वो कैसे होंगे वो देखने वाली बात होगी कि वही उसी सशक्तिकरण की बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट भी कि आपने दिया तो, लेकिन हो तो यहां पर कुछ नहीं रहा। फाइनली राम रेड्डी सर। या इसमें इवन अप्रूविंग अथॉरिटीज को भी लाना है रेरा का परव्यू में, बिकॉज आई मीन वी अप्लाई फॉर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, दे टेक लॉन्ग टाइम, so without any proper reasons, so there should be some मतलब timelines रखना है, इस इतने दिन में you have to approve, because I mean अभी अप्रूवल प्रोसेस में डिले होता है, then I mean some रेरा अथॉरिटीज में डिले, अथॉरिटी को स्ट्रांग करना पड़ेगा, that is number 1, and जो प्रोजेक्ट्स अप्रूव करते हैं ना उसको भी रेरा के अंदर में लाए तो then I think things will go better। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो रेरा को सशक्त करने के लिए करनी होंगी, जिस स्वरूप में जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सोच के हमने ये बनाया था कि घर खरीदार को एक त्वरित, एक क्विक रिजोल्यूशन मिलेगा, वो करने के लिए मेरे ख्याल से हर जो पूरी हमारे चारों विशेषज्ञों की बात आई है, अलग अलग स्टेप पे अलग अलग चीजों को करना पड़ेगा। और चाहे वो बॉडी को स्ट्रेंथन करना हो, वहां पे वर्कफोर्स बनाना हो, वहां पे टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स डालने हो, चाहे वहां पर क्विक डिसीजंस लेना हो, चाहे उसकी जो कानूनी ताकत है उसको बढ़ाना हो, कोई और सिंक्रोनाइजेशन करना हो,
मुझे एक उदाहरण यहां पर याद आता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो भी एक रेगुलेटर ही है एक तरीके का, और जब सेशन साहब आए तो पता लगा कि उसके पास कितनी ताकत है। तो क्या ये तो नहीं हो रहा कि ताकत तो बहुत सारी है लेकिन कोई झंझोर कर ये बताने वाला नहीं कि इस ताकत का इस्तेमाल तो कीजिए? तो वहां इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी, वहां शायद एक स्ट्रॉन्ग कैडर की बात आएगी, ऐसे अधिकारियों की बात आएगी जिनको वाकई में वो काम करने में एक जिम्मेदारी महसूस हो, और वो जो न्याय डिलीवरी वाली बात हो उसे उस तरीके से लेके चले, रादर देन की एक बॉडी बन गई जिसमें कोई बैठा है और टाइम लग रहा है और होता चला जा रहा है। क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर आफ्टर आरबीआई और सेबी इंडिया है, माफ कीजिए रेरा है, जिसने भारत की इनफैक्ट कई बार जब हमने बातचीत की, गुलाम साहब आपने ही ये कोट किया है कि जो बाहर से हमें देखते हैं दूसरे लोग, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों या दूसरी बड़ी कंपनियां हों, वो देखती हैं कि रेरा आने के बाद देश में एक तरह का विश्वास आया और उसके आधार पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और तमाम चीजें इंडियन रियल एस्टेट में। तो ये सिर्फ घर खरीदार के विश्वास जितनी बात नहीं है, इसका असर बहुत दूर तक जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि रेरा सशक्त हो, ताकतवर हो, क्विक हो, त्वरित न्याय वाली जो बात है। और सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी जो आई है, आई थिंक वो एक रास्ता खोलेगी कि उस दिशा में काम होता हुआ नजर आएगा। अब इसमें कितना वक्त लगता है, क्या लगता है, ऑलरेडी 8-9 साल हम लगा चुके हैं। एक बड़ी बात होगी, अब केंद्र सरकार राज्य मिलकर इस पे काम करें, कैसे करें वो आगे हम देखेंगे। लेकिन इस बात पे सब एक मत है कि मौजूदा स्वरूप में रेरा को ताकत देने की जरूरत है, बेटर बनाने की जरूरत है। अगर ये ऐसा चलेगा तो फिर उसका पर्पस डिफीट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी, क्योंकि ये तो आपसे सीधा जुड़ा हुआ है। आप घर खरीदार हैं, निवेशक हैं, तो प्लीज और कहीं कमेंट करें ना करें। कई बार हमारे जो एपिसोड होते हैं वो नॉलेज एपिसोड होते हैं ताकि हम आपको और गहरा समझा पाए रियल एस्टेट को, लेकिन ये तो बहुत सीधा आपके मेरे हक की बात करने वाला शो था। तो इसमें अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। आप रेरा के बारे में क्या सोचते हैं, कोई आपका पर्सनल अनुभव है, वो सब हमें बताइएगा। उससे हमें और बेहतर आगे शोज बनाने में मदद मिलेगी। तो आज के लिए आप सभी दर्शकों का भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।